बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज़ और मैं हूं अहमद रिजवान कामियाना। नाजरीन, आज हम अंग्रेज़ दौर यानी 1947 से पहले के ज़माने की बात करेंगे। जो अंग्रेज़ अफसरान हिंदुस्तान में मुलाजमत करने के बाद वापस इंग्लैंड जाते तो उनको वहाँ पब्लिक पोस्ट की ज़िम्मेदारी नहीं दी जाती। दलील ये थी कि तुम एक ग़ुलाम कौम पर हुकूमत करके आए हो, जिससे तुम्हारे अतवार और रवैये में यकीनन तब्दीली आ गई है। या अगर इस तरह की कोई ज़िम्मेदारी तुम्हें दी जाएगी तो तुम आज़ाद अंग्रेज़ कौम को भी उसी तरह डील करोगे। इस मुख्तसर तारुफ के साथ दर्ज झैल वाक़या सुनिए। नाज़रीन, एक अंग्रेज़ खातून जिसका शौहर बरतानवी दौर में पाको हिंद में सिविल सर्विस का ऑफिसर था। खातून ने ज़िंदगी के कई साल हिंदुस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में गुजारे। वापसी पर उसने अपनी याददाश्तों पर मबनी बहुत ही खूबसूरत किताब लिखी। खातून ने अपनी किताब में लिखा कि मेरा शौहर जब एक ज़िला का डिप्टी कमिश्नर था, उस वक्त मेरा बेटा तकरीबन 4 साल का और बेटी 1 साल की थी। डिप्टी कमिश्नर को मिलने वाली कई एकड़ पर मुहित रिहाइशगाह में हम रहते थे। डीसी साहब के घर और ख़ानदान की खिदमत गुजारी पर कई 100 अफराद मामूर थे। रोज़ पार्टियाँ होती, शिकार के प्रोग्राम बनते, ज़िला के बड़े बड़े ज़मींदार हमें अपने यहाँ मदऊ करना बाइस फ़ख्र जानते और जिसके यहाँ हम चले जाते वो उसे अपनी इज़्ज़त अफजाई समझता। हमारे ठाठ ऐसे थे कि बरतानिया में मलका और शाही ख़ानदान को भी मुश्किल से ही मुयस्सर थे। एक दिन ट्रेन के सफ़र के दौरान नवाबी ठाठ से आरास्ता एक आलीशान डिब्बा डिप्टी कमिश्नर साहब की फैमिली के लिए मखसूस होता था। जब हम ट्रेन में सवार होते तो सफ़ेद लिबास में मलबूस ड्राइवर हमारे सामने दोनों हाथ बांध कर खड़ा हो जाता और सफ़र के आगाज़ की इजाज़त तलब करता। इजाज़त मिलने पर ही ट्रेन चलना शुरू होती। एक बार ऐसा हुआ कि हम सफ़र के लिए ट्रेन में बैठे तो रवायत के मुताबिक ड्राइवर ने हाज़िर होकर इजाज़त तलब की। इससे पहले कि मैं बोलती मेरा बेटा बोल उठा, जिसका मूड किसी वजह से ख़राब था। उसने ड्राइवर से कहा कि ट्रेन नहीं चलानी। ड्राइवर ने हुक्म बजा लाते हुए कहा कि जो हुक्म छोटे साहिब। कुछ देर बाद सूरत हाल ये थी कि स्टेशन मास्टर समेत पूरा अमला जमा होकर मेरे 4 साला बेटे से दरख्वास्त कर रहा था, लेकिन बेटा ट्रेन चलाने की इजाज़त देने को तैयार ही नहीं था। बिल आखिर बड़ी मुश्किल से मैंने उसे कई चॉकलेट्स देने के वादे पर ट्रेन चलवाने की इजाज़त दिलवाई तो सफ़र का आगाज़ हुआ। चंद माह बाद मैं दोस्तों और रिश्तेदारों से मिलने वापस बरतानिया आई। हम बजरिया बहरी जहाज़ लंदन पहुँचे। हमारी मंजिल वेल्स की एक काउंटी थी जिसके लिए हमने ट्रेन का सफ़र करना था। बेटी और बेटे को स्टेशन के एक बेंच पर बिठाकर मैं टिकट लेने चली गई। कतार तवील होने की वजह से खासी देर हो गई, जिस पर बेटे का मूड बहुत ख़राब हो गया। जब हम ट्रेन में बैठे तो आलीशान कंपाउंड की बजाय फर्स्ट क्लास की सीट्स देखकर बेटा एक बार फिर नाराज़ी का इजहार करने लगा। वक्त पर ट्रेन ने विसल देकर सफ़र शुरू किया तो बेटे ने बाकायदा चीखना शुरू कर दिया। वो ज़ोर ज़ोर से कह रहा था कि ये कैसा उल्लू का पट्ठा ड्राइवर है, हमसे इजाज़त लेने बग़ैर ही इसने ट्रेन चलाना शुरू कर दी। मैं पापा से कहकर इससे जूते लगवाऊंगा। मेरे लिए उसे समझाना बहुत मुश्किल हो गया। ये उसके बाप का ज़िला नहीं, एक आज़ाद मुल्क है। यहाँ डिप्टी कमिश्नर जैसे तीसरे दर्जा के सरकारी मुलाजम तो क्या, वज़ीर आज़म और बादशाह को भी ये इख्तियार हासिल नहीं कि अपनी अना की तस्कीन के लिए आवाम को खार कर सके। आज ये वाज़े है कि हमने अंग्रेज़ को ज़रूर निकाला है, अलबत्ता ग़ुलामी को देश से नहीं निकाल सके। यहाँ आज भी कई डिप्टी कमिश्नर, एसपीज़, वज़रा, मुशीरान, सियासतदान और पता नहीं कौन कौन, सब अपनी अना की तस्कीन के लिए आवाम को घंटों सड़कों पर ज़लीलो ख़ार करते हैं। इस ग़ुलामी से निजात की वाहिद सूरत यही है कि हर तरह के तासुबात और अक़ीदतों को बालाए ताक रख कर
ہر پروٹوکول لینے والے کی مخالفت کرنی چاہیے، ورنہ صرف 14 اگست کو جھنڈا لگا کر اور موم بتیاں سلگا کر خود کو دھوکہ دے لیا کیجیے کہ ہم آزاد ہیں۔ ناظرین، اس پہ ذرا سوچئے گا ضرور۔ اپنا اور اپنے آس پاس کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔